नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर आया हूं संस्कृत भाषा का आपके लिए, जो काफ़ी बच्चों के लिए समस्यात्मक भी है। बच्चों ने एक तरीके से जो है रिक्वेस्ट भी की थी कि सर ये है जो वीडियो है वो लेकर के आइए, क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मांग पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वाच्य परिवर्तन। वाच्य क्या है और वाच्य परिवर्तन आपके दोस्तों, वाच्य और वाच्य परिवर्तन। पहले तो यहाँ पर अपन बात करेंगे वाच्य की और उसके बाद करेंगे वाच्य परिवर्तन की चर्चा करेंगे। वाच्य परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, और वाच्य होता क्या है, ये एक तरीके से इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से नियमों को ध्यान रखना है, वाच्य परिवर्तन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये अनुवाद से रिलेटेड है। पहली बात तो इससे पहले आपको अनुवाद आना चाहिए, और अनुवाद के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा दोस्तों, जिसमें क्रिया लगाने के नियम, कर्ता और कर्म वगैरह के प्रयोग के नियम उसके अंदर डाल रखे हैं दोस्तों। तो उस क्लास को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा एक बार, ताकि उससे आपको अनुवाद करना समझ में आ जाएगा। अनुवाद के बाद में अपन यहाँ पर जो है वाच्य या वाच्य परिवर्तन की बात करें तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर यदि अनुवाद आता है तो उसके लिए वाच्य परिवर्तन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में पहले यहाँ पर मैं थोड़ी अनुवाद की भी साथ साथ में चर्चा करूंगा, तो आपके अनुवाद का भी अभ्यास हो जाएगा और फिर वाच्य परिवर्तन भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों चीजें होने वाली है। क्लास को पूरा देखें, 100% वाच्य परिवर्तन का किसी के भी प्रश्न, वाच्य का प्रश्न पहचानने का आ गया, सेंटेंस दिया हुआ पहचानिए ये कौन से वाच्य का सेंटेंस है, ऐसा आ गया, या दे रखा कोई सेंटेंस दे रखा उसको वाच्य में परिवर्तित कीजिए कि इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो ऐसे प्रश्न है वो आपके 100% पूरे होने वाले हैं दोस्तों। अगर यदि आप मेरे साथ में इस टॉपिक को पूरा देखेंगे तो 100% गारंटी है ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आज के बाद में आपके दिमाग में जो वाच्य या वाच्य परिवर्तन का जो डर है वो खत्म होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वाच्य की। वाच्य क्या होता है दोस्तों? अगर यदि वाच्य शब्द का मैं विश्लेषण करूं तो ये वच्च धातु से दोस्तों यहाँ पर णियत प्रत्यय लगने पर एक जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? वाच्य बनता है। यानी वच्च धातु है और णियत प्रत्यय है। वच्च का अर्थ होता है कहना, इसका अर्थ होता है कहना, और णियत प्रत्यय का प्रयोग होता है दोस्तों योग्य अर्थ में। तो यानी एक तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं कि जो वाच्य शब्द है इसका यहां पर जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कहने योग्य। कहने योग्य, जो कहने योग्य होता है वो आपके क्या कहलाता है दोस्तों? वाच्य कहलाता है। यानी कि कहने योग्य कौन होता है उसको अपन वाच्य बोलते हैं। आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो दोस्तों इंग्लिश में आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है उसी को ही हिंदी और संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है दोस्तों। यानी बात को कहने का तरीका, जब अपन किसी बात को इस तरीके से कहें कि जिसके अंदर अगर यदि मान लो मैंने कह दिया यहां पर मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, एक बात मैंने हिंदी के अंदर इस तरीके से कही मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहां पर आप इस पढ़ता हूं ये इस क्रिया पर जोर डालेंगे पढ़ता हूं, तो आपका ध्यान जाएगा पढ़ता हूं ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। जैसे मैंने केवल इतना कहा तो अपने आप में महसूस हो रहा है कि मैं मेरे बारे में कह रहा हूं यहां पर। अगर यदि यहां पर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है यहां पर, या मैंने कह दिया मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये वाक्य मैंने ऐसे बोल दिया मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब आप यहां पर ये जो क्रिया आपके लिखी हुई है जैसे पढ़ी जा रही है, इसके ऊपर आप जोर डालेंगे पढ़ी जा रही है, पढ़ी जा रही है। तो इसका मतलब पढ़ी जा रही है मतलब यहां पर ये पढ़ी जा रही जो क्रिया है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? पुस्तक की तरफ इशारा कर रही है। यानी कि इस सेंटेंस में प्रधान कौन है? पुस्तक प्रधान है। इसी तरीके से यहां पढ़ता हूं ये किसकी तरफ संकेत कर रही है? मैं की तरफ। यानी इस वाक्य में प्रधान कौन है? मैं। यानी मैं ये इस वाक्य में करता है। तो यानी एक ऐसा सेंटेंस या वाक्य होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कौन प्रधान होता है?
कर्म प्रधान होता है। तो यानी ये क्रिया कर्म के अनुसार है और यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि कहने के जो तरीके होते हैं वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, वाच्य कहलाते हैं। और संस्कृत हो या हिंदी भाषा हो, इसके अंदर दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा वाच्य नाम से ही है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता कहने योग्य हो, तो वो वाच्य क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य, यानी कर्ता कहने योग्य, यानी कर्ता प्रधान होता है। जैसे ये जो है क्रिया कर्ता की तरफ इशारा करिए, मतलब यहां पर ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। दूसरा जो है वो होता है दोस्तों कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी कि यहां पर कहने योग्य कौन है, कर्म, यानी कर्म प्रधान होता है। और तीसरा होता है दोस्तों भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहां पर जो भाववाच्य है वो केवल अकर्मक क्रियाओं से होता है। जब क्रिया में कर्म नहीं होता है, ऐसी क्रियाएं जैसे हंसना है, रोना है, लज्जा है, ऐसी जो क्रियाएं हैं जिसमें सोना है, उठना है, ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं से हमेशा दोस्तों कौन सा आपके वाच्य बनेगा, भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य, यानी या तो कर्ता प्रधान है या फिर क्रिया का खुद का भाव प्रधान होता है, वो भाववाच्य हो गया। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों संस्कृत के अंदर इसमें आपको वाच्य के अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, तो वाच्य में जब भी ये बात आए वाच्य की, तो दोस्तों 3 चीजें ध्यान रखें। एक तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके अलावा किसी का ध्यान नहीं रखना। यानी वाच्य आ गया तो इसका मतलब या तो कर्ता को देखो, या फिर कर्म को देखो, या फिर क्रिया को देखो। इसी से आपको वाच्य की पहचान हो जाएगी। जब वाच्य परिवर्तन करना हो तब भी कर्ता, कर्म और क्रिया, अगर यदि वाक्य में कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, तो उनको चेंज करना है। बाकी कोई शब्द लिखा हुआ तो उसको एज इट इज वापस लिख देना है, उसमें कोई चेंजेस या बदलाव नहीं करने। जब वाच्य परिवर्तन करना हो या पहचानना है तो भी इन तीनों से ही पहचान होगी कि कौन सा वाच्य है। कैसे पहचान होगी, देखें दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब इसमें प्रधान कौन होता है, कर्ता प्रधान। इसमें कर्ता प्रधान होता है, वो वाच्य कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य मतलब कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। तो वो जो है मतलब सेंटेंस, वही आपके वाक्य कह सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि बात को कहने के जो तरीके हैं वो 3 हो सकते हैं। एक तो कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार कहें, या फिर कर्म के अनुसार कहें, जब कर्म नहीं होगा तो भाव के अनुसार कहेंगे। तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। यानी भाववाच्य में यहां पर क्रिया का दोस्तों क्या प्रदान होता है, भाव, या कह दे क्रिया खुद दोस्तों क्या होती है, प्रदान होती है। तो ऐसा वाच्य जिसमें आपके कर्ता प्रदान हो, तो जो भी संस्कृत के अंदर, अगर यदि आप हिंदी से संस्कृत में सेंटेंस बनाएंगे तो दोस्तों कर्ता में आपको कौन सी विभक्ति लगानी होगी, प्रथमा विभक्ति। देखो, अगर यदि आपने अनुवाद वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखें। वहां पर आपके अनुवाद वाली क्लास के अंदर ये मैंने बता रखा है कि इसके अंदर वाक्य के 2 भाग किए हुए हैं कि अगर यदि वाक्य की जो क्रिया है उसमें आपके धातु रूप का प्रयोग होता है, क्रिया में किसका प्रयोग होता है, धातु रूपों का प्रयोग होता है, और इसके अलावा कर्ता है या फिर कर्म है या कर्ण है, कोई भी अगर यदि वाक्य में शब्द लिखे हुए हैं, इन सभी के अंदर दोस्तों यहां पर बाकी जो भी यहां पर जो भी होगा उसके अंदर किसका प्रयोग होगा, शब्द रूपों का प्रयोग होगा। ये मैंने पिछली क्लास के अंदर अनुवाद वाली में अच्छी तरीके से समझा रखा है, आप देखें दोस्तों। अगर यदि नहीं मिल रही है तो यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दूर दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए दोस्तों। तो यहां पर अनुवाद के सहायता से आपको यह समझना है कि वाक्य में जहां हिंदी में क्रिया आती है वहां संस्कृत में शब्द रूप काम आते हैं, और बाकी जितने भी शब्द है उन सभी में शब्द रूप काम आते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें, वाक्य अगर कोई लिखा हुआ है तो उसका कर्तृवाच्य अगर कर्ता प्रधान है तो उस कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है दोस्तों, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। और अगर यदि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता प्रधान है तो कर्म क्या होगा, अप्रधान होगा, और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा,
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। और यहां पर जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता या कर्म के अनुसार क्या होता है, पुरुष या वचन। तो ध्यान रखना, क्रिया का पुरुष व वचन, पुरुष व वचन किसके अनुसार होगा, पुरुष व वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। जब कर्ता प्रधान है तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। और ऐसा जो भी सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य का। यानी सेंटेंस लिखा हुआ है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय विभक्ति है और क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है, तो समझ जाना ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। देखें जैसे उदाहरण यहां पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं दोस्तों, जैसे ये दे रखा आपके, एक दे रखा है बालक ग्रंथम पठति, या मैं इसके अंदर उदाहरण के लिए अनुवाद करने के हिसाब से मैं लिख लेता हूं दोस्तों। जैसे मान लो मैंने अभी यहां पर आपके लिखा है कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो दोस्तों ये यहां पर इसका जब आप संस्कृत अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये जाता है क्या है, क्रिया है, ये घर यहां पर इस वाक्य में क्या है, कर्म है, और राम इस वाक्य में क्या है, कर्ता है। तो इस राम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तो देखो यहां पर मैं इसमें विभक्ति लिख देता हूं। देखो कर्ता है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। कर्म है तो कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय। और क्रिया है वो किसके अनुसार लगाऊंगा, कर्ता के अनुसार। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस ऐसे लिखने से बनेगा वो कौन सा होगा, कर्तृवाचक। देखो राम शब्द में प्रथमा विभक्ति, और राम एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या लिख दूंगा, रामः, रामः। अब ये घर है, कर्म है, इस कारण से इसमें विभक्ति कौन सी लगाऊंगा, द्वितीय। तो घर को गृह कहते हैं, और द्वितीय विभक्ति में घर एक है तो एक वचन में द्वितीय विभक्ति में क्या आ जाएगा, गृहम। अब यहां पर जाता है, ये दोस्तों किसके अनुसार लगाऊंगा, जाता है यानी जानने अर्थ में। जब क्रिया लगाते हैं तो चार बातों का ध्यान रखना। अनुवाद वाली क्लास में मैंने बताया था कि किसका ध्यान रखना है, पहले धातु, तो जाना अर्थ में धातु गम गच में बदल के चलेगी। फिर लकार के जाता है मतलब वर्तमान काल लट लकार। फिर क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार, कौन जाता है कि राम। तो इसका मतलब इसको जब मैं लिखूंगा तो इसके अनुसार लिखूंगा, पुरुष। मैं जाता हूं तो उत्तम पुरुष में, तुम या तुम दोनों जाते तो मध्यम पुरुष में, और इसके अलावा कुछ भी करता है तो प्रथम पुरुष आएगा। और राम एक है तो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में, गम धातु में क्या आता है, गच्छति। ये सेंटेंस बन गया दोस्तों संस्कृत के अंदर। अब देखो यहां पर इसको देखो, राम करता है प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है, घर कर्म है द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है, क्रिया देखो इसके अनुसार लिखी हुई है, राम के अनुसार। अभी अपन ने इसको तय करके लिखा है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये कौन से वाच्य का हो गया दोस्तों, कर्तृवाच्य का हो गया। कौन से वाच्य का हो गया, कर्तृवाच्य का हो गया। ये सेंटेंस ऐसे कर्तृवाच्य का बन गया। अब दूसरा दोस्तों यहां पर देखें वाच्य कौन सा, तो कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। शॉर्टकट में यहां पर कह दूं तो कर्ता में प्रथमा एक दो, कर्म में द्वितीय और क्रिया वापस एक के अनुसार, एक दो एक। दोस्तों यहां पर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, एक दो एक। यहां पर मैं इसको शॉर्टकट इधर लिख देता हूं, एक मतलब कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया वापस इस एक के अनुसार, कर्ता के अनुसार, एक दो एक। ये कर्तृवाच्य है। अब कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में देखें, कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में प्रधान कौन, कर्म। तो जो कर्म प्रधान होता है प्रथमा उसी में ही लगती है। यानी एक जो आपके नियम है, उक्त कर्तृ उक्त कर्मणि च प्रथमा, उक्त कर्ता और उक्त कर्तृ कर्मणि च प्रथमा, ये नियम है। यानी उक्त कर्ता में, प्रधान कर्ता में और प्रधान कर्म में, यानी कर्ता प्रधान है तो प्रथमा लगेगी। यानी अगर कर्म प्रधान है तो प्रथमा किसमें लगेगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी दोस्तों। कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति। कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा विभक्ति लगेगी। और जब कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी हुई हो
और क्रिया किसके अनुसार होगी, तो क्रिया का वही आपके ध्यान रखना क्या, पुरुष और वचन, क्रिया का पुरुष व वचन किसके अनुसार होगा दोस्तों, पुरुष व वचन है किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार हो तो वहां पर कर्मवाच्य में होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा, और क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार लगाएंगे, कर्म के अनुसार लगाएंगे। तो कर्ता यहां पर क्या हो जाता है, अप्रधान हो जाता है, अनुक्त हो जाता है, और इस कारण से यहां कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी दोस्तों, तृतीया विभक्ति। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा, और क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार लगती है, तो वो वाच्य कौन सा कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर ये इसके अंदर नियम की अगर यदि अपन बात करें तो देखें, यहां पर कर्ता में तृतीया, तो यानी कर्ता में तृतीया मतलब तीसरी विभक्ति, कर्म में कौन सी के प्रथमा, तो प्रथमा, और यहां पर आपके क्रिया किसके अनुसार के वापस इस एक के अनुसार, यानी एक के अनुसार, 3 1 1, यहां पर 311 यानी 3 1 1, इस एक के अनुसार लगेगी वापस क्रिया, कर्म के अनुसार लगेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने ये लिख दिया है 3 1 तृतीया विभक्ति 1, और यहां पर इस एक के अनुसार यानी कि आपकी प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी हुई है उसके एक के अनुसार आपको लगानी है, तो 3 1 1 इसका जो शॉर्ट नियम बन जाता है दोस्तों। अब भाववाच्य, तो भाववाच्य तब होगा जब कर्म होगा ही नहीं, तो यानी कि अकर्मक होगा, तो जो आपके क्रिया जो भी होगी वो क्या होगी, अकर्मक क्रियाओं से बनेगा, तो कर्म होगा ही नहीं उसमें, तो अपने आप इसमें क्रिया ही प्रदान होती है। तो ध्यान रखना, क्रिया का पुरुष व वचन, क्रिया, या यूं इसको ऐसे लिख दूं मैं, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष, कौन से पुरुष में होगी, प्रथम पुरुष, और किस में होगी, एक वचन में होगी, प्रथम पुरुष व एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष और एक वचन में प्रयुक्त होगी, किसमें, भाववाच्य के अंदर। भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, तो क्रिया प्रदान होती है, और क्रिया हमेशा फिक्स रहती है, किसी का अनुसरण नहीं करती है, सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। तो वैसे वापस यहां पर आपके हो गया अपने आप ही कर्ता अप्रदान हो गया, तो यहां पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, आपके तृतीया विभक्ति होगी दोस्तों। इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति। यही नियम है, इसमें ध्यान रखना। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, कर्ता अपने आप ही बेचारा जो है प्रधान है नहीं, तो कहां जाएगा, सहायता लेने, कौन सी विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में। भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, क्रिया सदैव फिक्स रहती है, प्रथम पुरुष और एक वचन में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, प्रथम पुरुष और एक वचन में लिखी जाती है, और कर्ता अप्रदान होने की वजह से कौन सी विभक्ति में लिखा जाता है, तृतीया विभक्ति में। फटाफट नियमों को याद रखना दोस्तों। कर्तृवाच्य नाम से ध्यान रखो, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता में प्रथमा, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म अपने आप द्वितीय विभक्ति में। कर्मवाच्य कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, कर्ता अपने आप अप्रदान हो गया, कौन सी विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में। भाववाच्य तो क्रिया का भाव प्रदान होता है, इसलिए क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में लिखी जाती है, कर्ता अपने आप अप्रदान हो गया, कौन सी विभक्ति में आ गया, तृतीया विभक्ति के अंदर। तो इस तरीके से ये 3 वाच्य होते हैं दोस्तों। अब यहां पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, उन वाच्यों की पहचान करें कैसे होगी। देखो, जब बदलने की बात आती है वाच्य की, तो ये तो वाच्य है कि इसके अंदर पूछ ले कि आपको यहां पर ध्यान रखना है पहचान क्या है, तो अभी मैं पहचान वैसे आगे मैं बता दूंगा, बदलने के अंदर ध्यान रखना। देखें, अब इसमें 2 चीजें, ये पहचान के अंदर आपको एक चीज यहां पर मैं साइड में लिख करके बता देता हूं दोस्तों, किसके अंदर, ये जो आपके है, अब इनको थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं, ध्यान रखना। ये 2 नीचे वाले वाच्य लिखे हुए हैं, ये आपके किसके लिखे हुए हैं, इसके आपके कर्मवाच्य के लिखे हुए दोस्तों।
यानी इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कर्मवाच्य और भाववाच्य हो, कर्मवाच्य और भाववाच्य हो, इन दोनों के अंदर, इसमें जब क्रिया लगाएंगे तो तीन चीजें जरूर होगी क्रिया के अंदर। तो एक तो ध्यान रखना, क्रिया में क्या जुड़ेगा, य जुड़ेगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य जब भी होगा, मतलब जहां पे भी कर्ता प्रधान नहीं होगा, कर्ता में तृतीया होगी। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, मतलब कर्म है कर्म नहीं है, ये भी थोड़ा देख लेना। ये आपके सीधे ही ध्यान रखो, क्रिया के साथ में यह जुड़ा हुआ है, क्रिया के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यह। और चाहे कोई भी धातु है, उन सब के रूप कैसे चले हुए हैं, आत्नेपदी। आत्नेपदी अगर यदि आपको याद नहीं है तो दोस्तों याद रख लो, किसकी तरह, सेव धातु की तरह। जो सेव धातु के रूप चलते ना, सेवते सेवेते ऐसे चलते हैं। अब यहां पर इसके जो नियम ध्यान रखें, एक तो इसको मैं यहां पर जो है जगह सही नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूं दोस्तों। देखें, जो आपके दो वाच्य ध्यान रखें, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में तो सिंपल सी पहचान है, लेकिन कर्मवाच्य या भाववाच्य के अंदर जब भी आप क्रिया लगाओगे, क्योंकि कर्ता प्रधान होगा नहीं, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रिया जो है उसमें यह पहचान आपको देखने को मिलेगी। तीन चीजें, पहली क्या मिलेगी, क्रिया में क्या जुड़ेगा, यह जुड़कर रूप चलेगा, यह जुड़कर रूप चलेगा। मतलब जैसे अगर यदि पट है, धातु पट है, तो इसमें साथ में यह जुड़ जाएगा, अब रूप चलेगा, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, ऐसे रूप चलेगा। ठीक है, ऐसे अगर यदि मान लो कोई भी धातु है, लिख है, तो अब लिख धातु के जैसे कर्तृवाच्य तो लिखती लिखता ऐसे रूप चलेंगे, लेकिन अब है जो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, लिख्य, ये ऐसे बन जाएगा लिख्य, आधा ख ऐसे हो जाएगा लिख्य, अब रूप चलेंगे इसके। अगर हस धातु है तो हस धातु है तो इसका जो रूप क्या चलेगा, हस्य बन के चलेगा, हस्य, अब ऐसे चलेगा एक तो, यानी कि यह जुड़कर रूप चलेगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान ध्यान रखना। आपको लगानी क्रिया, यहां पर ये जो मैंने बताई है कि क्रिया लगानी कर्म के अनुसार है, लेकिन साथ साथ में और क्या है, देखो यहां पर ये जगह नहीं है इसलिए मैं इसको आगे लिख रहा हूं, ये यहां से हटा रहा हूं, आगे लिख रहा हूं, देखें। ठीक है, इस चीज को मैं आगे लिख रहा हूं दोस्तों। देखो ये जो बात है यहां पर क्रिया के बारे में, एक तो कर्म के अनुसार होगी कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। लेकिन रूप कैसे चलाएंगे, क्रिया के कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया के जो रूप है वो कैसे चलेंगे, ध्यान रखना। क्रिया का रूप लगाएंगे, पुरुष और वचन तो लगाएंगे, लेकिन उसके रूप कैसे चलाएंगे, उसमें ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, यह जुड़कर रूप चलेगा, जो भी धातु है उसमें यह जुड़ जाएगा। मतलब जैसे आपके पट धातु है, तो पट धातु है तो इसमें क्या जुड़ गया, ये आपके पट्य जुड़ गया, ये रूप पट्य बन के चलेगा। लिख धातु है, उसका रूप है वो लिख्य बन के चलेगा, लिख धातु है और उसका रूप कैसे बन के चलेगा, लिख्य बन के अब रूप चलेगा दोस्तों, ऐसे लिख्य बन के रूप चलेगा। हस धातु है तो रूप कैसे बन के चलेगा, हस। अब अगर यदि मान लो सेव धातु है, तो सेव धातु है तो सेव का रूप कैसे बन के चलेगा, सेव्य बन के चलेगा, अब सेव्य ऐसे रूप चलेगा। फिर अब रूप कौन से प्रकार से चलेगा, आत्नेपदी चलेगा या प्रश्नपदी, तो ध्यान रखना धातु के रूप आत्नेपदी रूप में चलेंगे, आत्नेपदी धातु की तरह चलेंगे, धातु की तरह चलेंगे। यानी आप जो रूप चलाओगे, जैसे अगर यदि मान लो आपने जो धातु लिखी है दोस्तों, जैसे पट धातु के रूप सामान्यतः कैसे चलते हैं, पटती पटत, लेकिन अब यहां पर कर्मवाच्य या भाववाच्य में क्या आ जाएगा, ऐसे सेव धातु का आपने याद किया होगा, सेवते सेवेते सेवंते, अगर याद नहीं किया तो कर लेना दोस्तों। आत्नेपदी रूप कैसे चलेंगे, सेवते सेवेते सेवंते, लट लकार के अंदर ऐसे चलेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पट्यते, ऐसे ही पट्यते पट्यते पट्यन्ते, ऐसे लिख का क्या हो जाएगा, लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, ऐसे हो जाएगा।
लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते। हस का क्या हो जाएगा, हस्यते हस्यते हस्यन्ते। सेव का खुद का रूप सेव का सेवते सेवेते सेवन्ते चलता है, लेकिन जैसे ही कर्मवाच्य या भाववाच्य में आएगा तो यह जुड़ जाएगा। तो दो शर्त, पहली शर्त यह जुड़ेगा, यह तो दिखेगा ही दिखेगा, यह दिखे ते एते अंते ऐसे रूप चला हुआ, मतलब 100% या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। क्रिया देखो, वाच्य पहचान आते ही क्या करना है, क्रिया देखनी। जैसे उदाहरण देखो आगे, अभी देखो यहां पर अभी आपके दे रखे हैं, ये जैसे दे रखा, देखो कहीं पे भी यह नहीं जुड़ा हुआ है, यहां पर देखो कहीं यह नहीं जुड़ा हुआ है, यह जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन देखो पश्यति पश्यत रूप ऐसे चला हुआ है, पश्य तो ये धातु दृश्य धातु पश्चिम बदलती इसलिए ऐसा चला हुआ है। देखो आगे प्रश्नों में भी अगर यदि कहीं पे आ जाए, देखो ये जैसे दिया हुआ, देखो दृश्यते दृश्य पश्यते दृश्यते, ये चला हुआ, मतलब ये जो उदाहरण ये क्रियाएं जो लिखी हुई है ये या तो कर्मवाच्य की है या फिर ये भाववाच्य में होगी, बस ये पहचान ध्यान रखें। लेकिन ये जो सारी क्रियाएं लिखी हुई है ये सब क्रियाएं कौन से वाच्य की है, कर्तृवाच्य की है। ये सारी क्रियाएं कौन से वाच्य की है, कर्तृवाच्य की, ऐसे पहचान रखें। तो देखो पहली पहचान यहां पर इसके अंदर आपके दे रखी, जो आपके दे रखी क्रिया के रूप कैसे चलेंगे, यह जुड़कर रूप चलेगा। दूसरा धातु के रूप आत्नेपदी धातु की तरह चलेंगे, ठीक है, आत्नेपदी धातु की तरह चलेंगे, धातु की तरह चलेंगे। और दूसरा तीसरी चीज एक और ध्यान रखनी है यहां पर कि जो धातुओं के रूप है, धातु के मूल शब्द या रूप है में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। यानी जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो आपके दृश्य धातु है, ये दृश्य धातु किस में बदल के चलती है, पश्य में बदल के चलती है। दृश्य धातु किस में बदल जाती है, पश्य में बदल जाती है। जैसे ही अगर यदि गम धातु है दोस्तों, ये आपके किस में बदल जाती है, गच्छ में बदल जाती है, ऐसे रूप चलते हैं। लेकिन अब जब आप कर्मवाच्य और भाववाच्य में इसके रूप चलाएंगे तो दृश्य है वो दृश्य ही रहेगी, दृश्य के साथ में यह जुड़ जाएगा और रूप ऐसे सेव धातु की तरह क्या चलेगा, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते। क्रमवाच्य और भाववाच्य में दृश्यते चलेगा, पश्य नहीं बनेगा। ऐसे ही ध्यान रखना, स्था है वो तिष्ठ में नहीं बदलेगी, नी है वो नए में नहीं बदलेगी, गम है वो गच्छ में नहीं बदलेगी। क्रमवाच्य और भाववाच्य में जो धातु मूल होती है उसी रूप में चलेगी, ठीक है। अब क्रिय क्रय में नहीं बदलेगी, क्रियते क्रियते क्रियन्ते ऐसे चलेगी, ठीक है। ऐसे यहां पर गम धातु है तो ये गम गच्छ में बदलती है, फिर गच्छति गच्छते गच्छन्ति चलते हैं। लेकिन कर्मवाच्य या भाववाच्य में जब बदलेंगे तो गम का गम ही रहेगा, साथ में यह जुड़ जाएगा और रूप क्या बनेगा, गम्यते गम्यते गम्यन्ते, ऐसे रूप चलेगा। पहचान पता चल गई। भाववाच्य और क्रमवाच्य में क्रिया देखो, सीधे सीधे इन दोनों में क्रिया देखो। अगर यदि यहां पर क्रमवाच्य या भाववाच्य में आपको क्रिया देख रहे हैं, क्रिया के अंदर यह जुड़ा हुआ है, रूप सेवते की तरह ते एते अंत, यह जुड़ा हुआ है, ते एते अंत चला हुआ है, दोनों चीजें। और धातु कोई ऐसी धातु जो रूप चेंज करने वाली है, पट का तो पट ही रहता है, लेकिन स्था है वो तिष्ठ में बदलती है। लेकिन यहां पर स्था का स्था ही रहेगा, तिष्ठ में नहीं बदलेगा। जैसे गम है वो गम ही रहेगा, गम्यते बनेगा, दृश्य का दृश्यते बनेगा। ऐसे यहां पर दोस्तों जो धातु है जिस रूप में है, नी का नियते बनेगा, नी नए में नहीं बदलेगी। तो क्रमवाच्य और भाववाच्य में धातु ध्यान रखें, यहीं से पहचान पता चल जाती है। अब वाच्य बदलना जब बात आ जाए तो बदलना क्या क्या है। पहली बात तो बदलना किस किस को है, क्या बदलना है। वाच्य परिवर्तन की बात आए तो वाक्य में मैंने कहा आपको बदलना किसको है, कर्ता को, या फिर किसको बदलना, कर्म को, या किसको बदलना दोस्तों, क्रिया को। तीन चीजों को ही बदलना है, किसको, कर्ता को, कर्म को और क्रिया, बाकी किसी को नहीं बदलना। अब बदलना किसमें है, अगर कर्ता, देखो कर्ता प्रथमा में दे रखा है तो दोस्तों तृतीया में बदल जाएगा, एक में है तो तीन में, एक में है पहली विभक्ति में है तो कौन सी में चला जाएगा, तीसरी में।
और अगर यदि मान लो तीसरी में है तो किस में चला जाएगा, प्रथमा में। दोनों का ध्यान रखना, पहली है तो तीसरी में, कर्ता या तो पहली विभक्ति में या तृतीया में। पहली में लिखा हुआ तो तृतीया में बदल दो, तृतीया में लिखा हुआ तो प्रथमा में बदल दो। ये कर्म को बदलना है तो कर्म को किस में बदलना है, ध्यान रखें। देखो कर्म को बदलना है तो कर्म अगर द्वितीय, क्योंकि ये प्रथमा में होगा तो ये द्वितीय में होगा, ये द्वितीय में होगा। कर्म को द्वितीय में है तो इसको किस में बदल दो, प्रथमा में बदल दो। किस में बदल दो, प्रथमा में, यानी प्रथमा विभक्ति के अंदर बदल दो। यानी कर्म द्वितीय विभक्ति में है तो प्रथमा में बदलेगा, और प्रथमा में है तो किस में बदलेगा, द्वितीय के अंदर बदल जाएगा। क्योंकि जहां कर्ता प्रथमा में होगा कर्म द्वितीय में होगा अपने आप, और जहां पर कर्ता तृतीया में होगा वहां अपने आप कर्म किस में होगा, प्रथमा विभक्ति में। और यहां पर जो क्रिया है, अगर यहां पे क्रिया है प्रथमा में है तो उसके अनुसार होगी, यहां क्रिया कर्ता के अनुसार है तो यहां पे क्रिया इसके अनुसार लगा दें, कर्म के अनुसार। किसके अनुसार लगा दें, कर्म के अनुसार। और अगर यदि कर्म नहीं है, नोट ध्यान रखें, कर्म जहां नहीं है, अकर्मक है, अगर क्रिया कैसी है, अकर्मक है तो कर्म नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपके क्या हो जाएगा, वो सदैव किस में रहेगी, प्रथम पुरुष और एक वचन में। जब अकर्मक होगा, कर्म होगा ही नहीं, कर्ता तो तृतीया में ही होगा लेकिन कर्म नहीं होगा, तो केवल क्रिया अपने आप प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। देखो दोस्तों ऐसा करेंगे, ये जो है ऐसा होगा, ये आपके कर्तृवाच्य में हो जाएगा। ऐसा करेंगे, ऐसा लिखा हुआ होगा तो वो कर्तृवाच्य का होगा। जब आप चेंज करेंगे तो वो अपने आप क्या बदल जाएगा, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। और जब कर्म नहीं होगा, ये नोट वाली कंडीशन आएगी, कर्म नहीं होगा तो वो अपने आप किस में बदल जाएगा दोस्तों, भाववाच्य में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कर्ता प्रथमा में एक में है तो तीन में बदल दो, कर्म में दो में है तो एक में बदल दो, एक में है तो दो में, यानी कि प्रथमा में है तो द्वितीय में बदल दो कर्म, ये आपस में चेंज होंगे। और क्रिया है कर्ता के अनुसार है तो उसको किसके अनुसार बदल दो, कर्म के अनुसार। और कर्म नहीं है तो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में लिख दो, वो अपने आप भाववाच्य बन जाएगा। और इसमें लिखी हुई है तो वापस उसको कर्ता के अनुसार बना दो। ये दोस्तों ये दोनों ही कंडीशन है, वो आपके इसमें बदल जाएगी, और आपके इसमें है तो वो वापस इस कर्म में बदल जाएगी, इस कंडीशन में बदल जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में क्रिया को बदलते समय तीन बातें आपको ध्यान जरूर रखनी है। ये क्रिया बदलते समय जब कर्मवाच्य या भाववाच्य इस कंडीशन में आएगा तो तीन बातें कौन सी, यह जुड़ेगा, दूसरे रूप है वो कैसे चलेंगे, आत्मनेपदी चलाने हैं, आत्मनेपद धातु की तरह चलाने हैं, और इसके अलावा उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं, जो मूल रूप है वही रूप रखना है, मूल रूप में ही धातु रहनी चाहिए जब कर्मवाच्य और भाववाच्य आएगा। तो यहां पर जब इसको कर्ता को ऐसे बदलेंगे, कर्म के अनुसार लगाएंगे या फिर ये कंडीशन लगाएंगे तो ये तीन चीजें रहेगी, ये जुड़ा चलेगा। अब देखो उदाहरण बहुत सारे यहां पर दे रखे हैं दोस्तों, फटाफट से उनको बदलें। देखें पहले तो पहचानो कौन सा वाच्य, तो क्रिया में कहीं पर भी यह ते एते अंते नहीं दिखा हुआ है, ध्यान रखना। कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में ध्यान रखें, क्रिया में यह रूप कैसे चला हुआ है, ते एते अंते, ऐसे जैसे सेव तेन सेवे तेन सेवंत, ऐसे तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन यह जुड़ा हुआ होना चाहिए। भले ही सेव धातु ही है, अब भास धातु है तो वो भासते भाषते ऐसे चलते हैं, लेकिन जब ये आत्मे इसके अंदर आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य में आएगी तो भास के साथ में भी ये जुड़ जाएगा, भाष्यते भाष्यते भाष्यंते, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो आपके प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर आपको बदलना होगा। ये कर्ता प्रथमा में है, इसको तृतीया में बदलेंगे, बालक प्रथमा में है, तृतीया में बदलेंगे तो क्या होगा, बालकेन। ये ग्रंथ द्वितीया में है, इसको प्रथमा में बदलेंगे तो ये ग्रंथम, बालक की तरह ही रूप चलेगा, प्रथमा में क्या हो जाएगा, ग्रंथः। अब देखो ये दोस्तों इसके अनुसार चली हुई है, अब अपने को इसके अनुसार लगानी है, ग्रंथ के अनुसार। तो पहले तो धातु कौन सी, पट, साथ में क्या जोड़ देंगे, यह। अब पुरुष और वचन ग्रंथ के अनुसार, तो ग्रंथ कितना है, एक, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, पठ्यते, ये बन गया। ये दोस्तों आपके जो वाक्य लिखा हुआ है
ये वाक्य कर्तृवाच्य का है, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, और ये दोस्तों आपके किस वाच्य का है, आपके कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्म दे रखा है इसलिए कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। ऐसे ही अगर यदि मान लो यहां पर देखो नीचे दूसरा उदाहरण दे रखा है, सा गीताम पठति, सा गीताम पठति। ये दोस्तों सा प्रथमा विभक्ति है, इसको तृतीया में ले जाएंगे। सा तो सा तेता ताम तेता तया, तृतीया विभक्ति में क्या हो गया, तया। विभक्ति आनी चाहिए, शब्द रूप आने चाहिए। शब्द रूपों के लिए मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा दोस्तों, उसको जरूर देखें। शब्द रूप तो सा, अब यहां पर गीता कौन सी द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है, तो इसको प्रथमा में लिखेंगे तो क्या बनेगा, गीता, तया गीता। ठीक है, यहां प्रथमा विभक्ति में गीता हो जाएगा। अब पट का क्या हो जाएगा, पट, साथ में यह जुड़ेगा और गीता के अनुसार लगेगा ये, तो क्या बन जाएगा, पठ्यते। अब देखो त्वम लेखम लिखसी, ये त्वम के अनुसार लेखम आया, ये लिखसी आया हुआ देखो। लेकिन जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, त्वम का यहां पर त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया, तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, त्वया। लेखम द्वितीय विभक्ति है, इसको प्रथमा में बदलेंगे। देखो द्वितीय में है तो प्रथमा में, प्रथमा में है तो तृतीया में, इसको आपको द्वितीय में प्रथमा में बदला, लेखा। अब ये जो दोस्तों लेख के अनुसार, यहां इसके अनुसार क्रिया लगेगी, तो लिख, साथ में क्या जुड़ेगा, यह। अब इसके अनुसार लिखेंगे तो ये आपके लेख है, मैं और तुम नहीं है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, लिख्यते बनेगा। तो या लेख लिख्यते, ये ऐसे बदलेगा दोस्तों। इसी तरीके से लता सर्वान रक्षति, ये जो लता है इसको तृतीया में बदलेंगे तो ये लता का तृतीया एक वचन क्या हो गया, लतया। ये सर्वान द्वितीय विभक्ति में है तो सर्वम, सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन, इसको प्रथमा के बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वे, लतया सर्वे रक्षति। तो यहां पर देखो रक्ष धातु में साथ में क्या जुड़ेगा, यह, ये इसके अनुसार लगा हुआ है रक्षति। ये लता एक है तो एक वचन लिखा हुआ है, लेकिन ये सर्व बहुत सारे हैं तो अपने को बहुवचन लगाना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो रक्ष्यते रक्ष्यते रक्ष्यत रक्षते रक्ष्यते 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 रक्ष्येते रक्ष्यन्ते, तो ये बहुवचन में क्या बन जाएगा, रक्ष्यन्ते बन जाएगा दोस्तों। ये बन गया आपके कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य। ऐसे ही देखो ये छात्रों पश्यत, ये दो है तो ये द्विवचन लगा हुआ पश्यत। अब इसको चेंज करेंगे तो ये छात्रों दो है तो तृतीय विभक्ति के द्विवचन में क्या हो जाएगा, छात्राभ्याम। ये छात्रों प्रथमा है, ये तृतीया हो गई। ये ग्रंथान द्वितीय का बहुवचन है, इसको अपन प्रथमा के बहुवचन में बनाएंगे तो ग्रंथ, ग्रंथो, ग्रंथा, बालक की तरह रूप चलेगा। ये द्वितीय का बहुवचन ग्रंथान, ये प्रथमा का है ग्रंथा। ये पश्यते धातु यहां पर देखो दृश्य है, पश्य बनी हुई है तो दृश्य का दृश्य ही रहेगा, इसके अनुसार रूप लगेंगे तो यह जुड़ जाएगा। कर्म के अनुसार लगाएंगे तो जब भी कर्तृवाच्य में है तो भाववाच्य में बदलेंगे तो ये धातु चेंज नहीं होगी, पश्य में नहीं बदलेगी, अब दृश्य की दृश्य रहेगी, यह जुड़ेगा। अब दृश्य, ग्रंथ बहुत सारे हैं तो इसका बहुवचन लिखेंगे दृश्यन्ते, तो राइट आंसर हो जाएगा छात्राभ्याम ग्रंथा दृश्यन्ते। अब देखो अहम है तो अहम का तृतीया क्या हो जाएगा, मया। अहम एक वचन है, इसके अनुसार देखो गच्छामि लिखा हुआ है। यहाँ पे विद्यालयम द्वितीय है एक वचन तो इसकी प्रथमा एक वचन हो जाएगा विद्यालयः। रूप आने चाहिए दोस्तों, शब्द रूप आने चाहिए। अब इसके अनुसार क्रिया लगेगी। पहली बात तो धातु गम है जो गच में बदली हुई है तो यहाँ अब बदलेगी नहीं, गम की गम ही रहेगी। साथ में क्या जुड़ जाएगा, यह। विद्यालय एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, गम्यते। मैं अहम विद्यालयम गच्छति का क्या बनेगा, मया विद्यालय गम्यते। अब ये कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न है, फटाफट देख के बता दो दोस्तों किसमें बदलेगा। आपको दे रखा है अहम देवम पश्यामि, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करो। अहम है तो किसमें बदलेगा, मया। देखो ये राइट नहीं होगा। देवम आपके द्वितीय में लिखा हुआ है तो एक वचन में देव होगा, देवे नहीं होगा, देवम नहीं रहेगा, ये रहेगा इन दोनों में से। अब देखो ये पश्यामि, अब पश्य का पश्य नहीं रहेगा, क्या बनेगा, दृश्य। देखो इस देव एक है तो ये दिखा हुआ दृश्यते, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मया देव दृश्यते, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, फटाफट करवा रहा हूं। सा उच्चई हस्ती, वह जोर से हंसती है। यहां पर ये देखो उच्चई, ये आपके कर्म नहीं है दोस्तों,
ये तो आपके एक तरीके से क्रिया का विशेषण बताया हुआ है, क्रिया विशेषण है, तो इसको तो चेंज करना नहीं, ये उच्चई वैसे ही रहेगा। लेकिन ये सा है, प्रथमा में है तो तृतीया में जाएगा, सा ते ता ताम ते ता तया, तो क्या बनेगा, तया बनेगा। ये देखो एक से पहचान होगी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एक ही यही होगा। देखो इधर यहां पर ये उच्चई का उच्चई लिखा हुआ, हस धातु का हस, यह जुड़ करके देखो तया, अब ये नहीं है तो कर्म है नहीं, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में लिखी हुई है। राइट आंसर एक से ही पता चल गया, तया उच्चई हस्यते। देखो एक है तो इसको तृतीया में बदल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखें, सह पत्रम लिखती, तो सह प्रथमा में है, इसको किस में बदलना है, तृतीया में। देखो लिखती है तो लिखती का लिखती नहीं रहेगा, पहली बात तो ये हो गया गड़बड़। देखो इससे लिखती कट गया। स है प्रथमा में है, इसको तृतीया में बदलेंगे तो क्या होगा, तेन, तो तेन, देखो इसमें तेन नहीं है, इसमें लिखे थे लिखा हुआ लेकिन तेन नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेन पत्रम। तो ये देखो तृतीया में, ये आपके द्वितीया में लिखा हुआ, यहाँ पत्रम प्रथमा में है, अब ये क्रिया इसके अनुसार लिखी हुई है, लिख्यते। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखें, आपके लिखा हुआ है माता भोजनम पचती, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो माता का तृतीया याद होना चाहिए, पहले पचती का क्या हो जाएगा, वही पच का पच्य। अब देखो पचती का पचती नहीं रहेगा, ये गलत हो गया, इससे पता चल गया। फिर बाकी सब में पच्यते लिखा हुआ है, लेकिन देखो भोजनम का तो भोजनम होगा। अब माता शब्द की आपको तृतीया आनी चाहिए। माता मातृ शब्द है, माता मात्रौ मात्र, मात्रम मात्रौ मातृ, तृतीया में आता मात्रा पित्रा मात्रा, तृतीया एक वचन में मात्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा भोजनम पश्यते। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, मया फलानी खाद्यन्ते, मया फलानी खाद्यन्ते, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना। देखो मया ये तृतीया दे रखी है, मया खाद्यन्ते, देखो यह जुड़ा हुआ है, खाद धातु है, ये अलग कर दे करके लिख देता हूं। देखो खाद्यन्ते ये बहुवचन लिखा हुआ, देखो फलानी के अनुसार बहुवचन आया, नहीं मैं तो मया तो मेरे द्वारा, तो मैं एक हूं, मेरे द्वारा फल खाए जा रहे हैं, ये ऐसा हिंदी अर्थ है। यहां पर देखो खाद्यन्ते ये बहुवचन आया हुआ है, तो मेरे अनुसार तो है नहीं, ये तृतीया में है। मया तृतीया में है तो प्रथमा एक वचन में क्या होगा, अहम, तो इसका मतलब ये मया का मया नहीं रहेगा, ठीक है, फलानी का फलानी रहेगा। लेकिन अब ये खाद्यन्ते हैं, अब इस अहम के अनुसार आएगा, तो अहम के अनुसार, ये क्रिया इसके अनुसार थी, अब यहां पर अहम के अनुसार क्या होगा, खादामी। राइट आंसर हो जाएगा अहम फलानी खादामी। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, ये भी देखो, अब पूछ ले कौन सा वाच्य है, पठ्यन्ते, सीधा सीधा दे रखा, पठ्यन्ते आया हुआ, यह आया हुआ है, तो आपके क्या बनेगा, ये कर्मवाच्य है, कर्म दे रखा पुस्तकानि, अगर कर्म नहीं होता तो भाववाच्य हो जाता, तो यहां पर ये पठ्यन्ते कर्मवाच्य। देखो ये मया दे रखा है, मया को किस में बदलेंगे, अहम में, सब में बदला हुआ है। पुस्तकानि, तो दोस्तों पुस्तकानि अगर रूप याद है तो प्रथमा में भी पुस्तकानि, द्वितीया में भी पुस्तकानि रहेगा, तो इसलिए यहां पर देखो पुस्तकानि का पुस्तकानि आया हुआ है। अब ये इसके अनुसार पठ्यन्ते थे, पुस्तकें बहुत सारी थी इसलिए बहुवचन है, लेकिन अब अहम के अनुसार तो क्या आएगा, पठामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठामी। ऐसे वाच्य परिवर्तन करने हैं दोस्तों। ये आपको मैंने इस क्लास के अंदर वाच्य बताए, वाच्य के प्रकार, वाच्य की पहचान, वाच्य परिवर्तन, पूरा वाच्य टॉपिक दोस्तों। आप सभी क्लास को अगर यदि अच्छी लगी है तो जरूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मेरी मेहनत को आगे तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा जो है, मैं आपसे अगर यदि इतना अच्छा वादा कर रहा हूं तो आप जरूर करें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।